दोस्तों स्वागत है आपका क्वारियर फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, कब और क्यों इसे बनाया गया था और आज के डेट में ये कितना रेलेवेंट है, कितना इफेक्टिव है। बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नाइनटीन 1974 से ही इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेटेजी एक नॉन एग्रेसिव, नॉन प्रोवोकेटिव डिफेंस पॉलिसी को फॉलो करता आ रहा है और इसी नॉन एग्रेसिव, नॉन प्रोवोकेटिव पॉलिसी को फॉलो करते हुए ही डेवलप किया गया था 1981 का सुंदरजी डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार 7 डिफेंसिव होल्डिंग कॉर्प्स को बनाया गया था जो पाकिस्तान बॉर्डर में डिप्लॉय रहते थे। इन डिफेंसिव कॉर्प्स का काम था पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन होता है तो ये होल्डिंग कोर ही पहले उन पाकिस्तानी ट्रूप्स को डिफेंड करेंगे और फिर स्ट्राइक कोर जो बॉर्डर के बहुत अंदर सेंटर की तरफ रहता है वो जाके यहाँ पे ऑफेंसिव ऑपरेशंस को अंजाम देंगे पाकिस्तान के अंदर तक। स्ट्राइक कोर के पास मैकेनाइज्ड आर्टिलरी सपोर्ट था, स्पेशल बैकअप फोर्स था, बहुत से कमांडो यूनिट्स भी थे जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में अगर कोई जंग होता भी है तो उस जंग को इंडिया से दूर पाकिस्तान की तरफ पुश करने में सक्षम थे। बट इस सुंदरजी डॉक्ट्रिन में बहुत सारी कमियां भी थी और उनमें से सबसे बड़ी कमी थी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स उतना अच्छा ना होना। होल्डिंग कोर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब रहते थे पर स्ट्राइक कोर का बेस सेंट्रल इंडिया में होता था और इसी वजह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना होने के कारण स्ट्राइक कोर को बॉर्डर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। और सुंदरजी डॉक्ट्रिन का इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था इंडिया का कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। दिसंबर 2001 इंडिया के हर दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट में एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे 5 टेररिस्ट इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं। इस टेररिस्ट अटैक में 12 लोगों की जान चली जाती है और 22 लोग घायल हो जाते हैं। इस टेररिस्ट अटैक को किया जाता है पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस अटैक के रिस्पांस में इंडिया शुरू करता है ऑपरेशन पराक्रम जो कि 1971 वॉर के बाद इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्टिवेशन था। पर यहाँ पे ही सुंदरजी डॉक्ट्रिन का लिमिटेशंस आर्मी को पता चलता है। इंडियन स्ट्राइक कोर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते आते करीब 3 वीक्स से भी ज्यादा समय लग जाता है। इतने बड़े स्केल में डिप्लॉयमेंट देख के पाकिस्तान की तरफ से भी इसी टाइम के अंदर काउंटर डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है। आखिर में यूएस के इंटरमीडिएट करने से ये स्कर्मिश शांत तो होता है पर सुंदरजी डॉक्ट्रिन का लिमिटेशंस आर्मी को साफ दिख रहा था। स्ट्राइक कोर सेंटर में होने के कारण इंडियन ट्रूप्स को बॉर्डर तक ले जाने में बहुत समय लग जाता था जिससे सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता था। इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को बनाया गया। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार इंडियन मिलिट्री में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को बनाया जाएगा जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कंपोनेंट्स को लेकर एक टोटल बैटल ग्रुप की तरह काम करेगा। फ्यूचर में अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से अगर इंडियन पार्लियामेंट या फिर कोई सिविलियन सेक्टर में ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो ये बैटल ग्रुप्स बहुत ही फास्ट ऑफेंसिव रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान के अंदर तक बहुत ही तेजी से अटैक करते हुए जाएगा और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करके वापस आ जाएगा फिर से इंडिया में। ये इतना फास्ट होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी को मोबिलाइज करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। इससे वॉर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे ही रहेगी बट आर्मी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुका होगा। इसके बाद होल्डिंग कोर उस जगह को होल्ड कर लेगा जिससे पाकिस्तान की तरफ से अगर फ्यूचर में कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश होता है तो उसे रोका जा सके। इंडिया अभी तक ये डिनाई करता जाता रहा है कि इंडिया के पास ऐसी कोई डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करता है। 2017 में फॉर्मर आर्मी चीफ और प्रेजेंट के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पहली बार इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि इंडिया के पास ऐसी एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है और जरूरत पड़ने पर इंडिया इसे यूज भी करेगा। अब जान लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से इस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के खिलाफ क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं।
पाकिस्तान की तरफ से नसर और हतफ 9 के जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स से छोटे होते हैं और इन्हें बेसिकली बैटलफील्ड में दुश्मन के ट्रूप्स के ऊपर यूज करने के लिए बनाया जाता है। गौर करने की बात यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर आता है तो पाकिस्तान के सॉइल में ही जो इंडियन ट्रूप्स होंगे उनके ऊपर पाकिस्तान इसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देगा। क्योंकि ये स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करेगा तो न्यूक्लियर ब्लास्ट का यील्ड बहुत ज्यादा नहीं होगा और रेडिएशन और ब्लास्ट रिलेटेड कैजुअलिटीज बैटलफील्ड तक ही लिमिटेड रह जाएगी। दूसरी तरफ से क्योंकि पाकिस्तान अपने खुद के सॉइल में ही न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा तो इंडिया के पास पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। पर यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। इंडिया का नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी ये इंश्योर करता है अगर इंडियन सॉइल में या फिर फॉरेन सॉइल में भी अगर इंडियन ट्रूप्स के ऊपर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से अटैक किया जाता है तो इंडिया के पास पूरा जस्टिफिकेशन होगा उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने का। इसलिए अगर कभी भी इंडियन ट्रूप्स के ऊपर इंडियन सॉइल में या फिर इंडिया के बाहर भी पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया जाता है तो इंडिया भी प्रोबेबली न्यूक्लियर वेपन से ही रिटेलिएट करेगा। इसके अलावा भी इंडियन ट्रूप्स के स्ट्राइक ग्रुप्स में एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक पिछोड़ा, आकाश भी रहेंगे इन पाकिस्तानी मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। तो पाकिस्तान इस नसर मिसाइल को यूज करना अवॉइड ही करेगा। फ्यूचर में अगर कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होता है तो प्रोबेबली वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा और हम सभी भी वही चाहेंगे। क्वारियर फैक्ट्स के आज के इस वीडियो के लिए बस यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वारियर फैक्ट्स की तरफ से मैं रॉय आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। हैव अ गुड डे।